नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा कहानियाँ सुनाया करते थे कि जब घर में किसी के पास धन आता था, थोड़ी दौलत आती थी, तो वो घर में किसी कोने में छुपा के रखी जाती थी। कोई बक्से में, कोई संदूक में, कोई ज़मीन के नीचे गाड़ कर रखता था। उसके बाद वक्त बदला, बैंक्स आने शुरू हुए, बैंक नेशनलाइज हुए, तो सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपना धन दौलत, अपना पैसा घर के बजाय बैंक में रखिए, हम आपको उसके बदले में ब्याज भी देंगे। लोगों ने बैंकों पर भरोसा करना शुरू किया और वहाँ अपनी गाढ़ी कमाई रखनी शुरू की। उसके बाद फिर दौर बदला, मोदी जी का दौर आया। मोदी जी ने कहा कि जो आप खर्च के लिए, रोज़ाना रूटीन खर्च के लिए भी जो कैश रखते हो वो भी मत रखिए, आप वो भी बैंक में रखिए और डिजिटल पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए करेंसी का जो फ्लो है उसको कम कीजिए। लोगों ने उस पर भी भरोसा किया। जो थोड़े बहुत घर में रखते थे वो भी बैंकों में रखने शुरू कर दिए और जो है सारी डिजिटल पेमेंट करने लगे। इस दौरान जो गहने जेवरात घर में रखते थे वो भी लोग सब पिछले कई सालों से बैंक में रखते हैं, लॉकर लेके। लेकिन अब इस सब के बीच में अगर बैंक आपको धोखा दे जाए या जिस बैंक में आपने सारे जीवन की पूंजी लगा रखी है, जमा कर रखी है, उस बैंक के साथ गड़बड़ हो जाए, उस बैंक की गलती से कुछ और जो है सभी लोगों को भुगतना पड़ जाए, तो आपको क्या लगेगा या आप पर क्या गुजरेगी या आम आदमी पर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है, झटका लगेगा, बहुत ज़बरदस्त झटका लगेगा और आप एक बैंकिंग सिस्टम पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। यही कहानी इस वक्त हिमाचल के खास करके सोलन डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोगों की है। ये वो 80,000 लोग हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई एक बैंक में रखी थी, जिस बैंक का नाम है बघाट बैंक। इस बघाट बैंक में 80,000 से ज़्यादा लोगों ने भरोसा जताया। लेकिन इस बैंक की जो मैनेजमेंट है या जो भी है, उसकी ढिलाई और कुछ लोगों के धोखे की वजह से आज हालत ये है कि ये 80,000 से ज़्यादा लोग ना रात को सो पा रहे हैं, ना दिन को चैन पा रहे हैं, क्योंकि RBI ने बघाट बैंक पर कैप्स लगा दिए। RBI ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बोलते हैं देनदारी, कर्जदारी की वसूली ना होने की वजह से बघाट बैंक पर एक कैप्स लगा दी कि मतलब कोई भी ग्राहक बघाट बैंक का 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता, डिपॉजिट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और कई लोगों की वहाँ पर गाढ़ी कमाई है। जो किसी को हो सकता है बच्चे की एडमिशन के लिए पैसा चाहिए हो, किसी को हो सकता है घर में शादी ब्याह है उसके लिए पैसा चाहिए हो। शादी ब्याह का सीज़न आ गया है, अक्टूबर नवंबर में, आपको मालूम है शादियों का कितना सीज़न होता है। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को दुख बीमारी का कोई इलाज कराना होगा, बैंक में पैसा रखा, लेकिन बैंक से अब निकाल नहीं पा रहे क्योंकि इस बैंक पर पाबंदियां इस तरह की लगा दी है RBI ने। ये कहानी आपने सुनी होगी, मैं कोई नई कहानी नहीं सुना रहा, क्योंकि बघाट बैंक वाला मामला कई दिनों से चल रहा है। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है कि कार्रवाइयाँ हो रही है इस बैंक पे, कार्रवाई इस बैंक में जो इस चीज़ को लेकर कार्रवाई चल रही है। अब तक कहा जा रहा है 12 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है और 15 डिफॉल्टरों की कुर्की संपत्ति के ऑर्डर निकल चुके हैं। 12 और 15 यानी 27 लोगों पर। लेकिन उसमें भी क्या झोल हो रहा है, उस पर आने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका ज़रूरी है जानना। बैकग्राउंड ये है कि इस बैंक के, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 10 ब्रांचेज है और जिसमें 80,000 से ज़्यादा धारक हैं, खाता धारक। और 80,000 से ज़्यादा खाता धारकों में से 2,095 कर्ज धारक हैं जिन्होंने इस बैंक से कर्ज ले रखा, 2,095। उसमें से 499 डिफ़ॉल्टर हैं। 499 ऐसे हैं जिन्होंने अपना कर्ज नहीं चुकाया है और न चुका रहे हैं। और टोटल जो रिकवरी करनी है इस बैंक को, वो अभी भी 138 करोड़ है।
138 करोड़ रिकवर करना है इस बैंक को, जबकि इस बैंक पर 2022 में एनपीए जो था वो 322 करोड़ का था। इन 2 सालों में किसी तरह से कोशिश कर करा के इस बैंक ने तकरीबन 184 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, लेकिन 138 करोड़ अभी भी खड़ा है। इसीलिए आरबीआई ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इस बैंक पर लगाई है। अब बैंक का मैनेजमेंट लोगों से गुजारिश कर रहा है कि भरोसा रखिए, हम आपका जो पैसा है उसको सेफ रखेंगे और जल्द ही इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। मेरा सभी सोलन वासियों से और अपने शेयर होल्डरों से और अपने जितने भी हमारे खाता धारक हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो घबराएं नहीं, आपका पैसा एक एक सेफ पड़ा है। बस ये है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम अपने दिल जान से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये बैंक सोलन का बैंक है और सोलन के लोगों द्वारा खड़ा किया गया बैंक है। तो इसमें हम सब मिलकर पूरा निदेशक मंडल दिन रात और हमारे जितने भी बघाट बैंक के कर्मचारी लोग हैं वो भी सारे दिन रात मिलकर कर रहे हैं और उसी का हमें सहयोग प्रशासन से भी, सरकार से भी और सभी जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं उनसे मिल रहा है। अभी जो आरबीआई के निर्देश है ना कि 6 माह आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता बैंक से 6 माह की कैपिंग के दौरान सिर्फ 10,000 तक की निकासी कर सकते हैं। साथ ही डिपॉजिट पर भी रोक लगाई गई है। ये मेजर कंसर्न है। अब इसके अलावा अब आइए बात कि भाई अब हो क्या रहा है। जैसे मैंने कहा 12 लोगों पर एफआईआर, 15 लोगों से जो है कुर्क संपत्ति कुर्की की। लेकिन हैरानी मुझे किस चीज़ की है? हैरानी ये है कि ना इन 12 लोगों के नाम बैंक बता रहा है, ना पुलिस बता रही है। कौन 15 लोग हैं जिनकी संपत्तियां कुर्की गई, किसी को कोई नाम की जानकारी नहीं है। नामों को एकदम से सिक्योर रखा गया है, गुप्त रखा गया है। क्यों गुप्त रखा गया भाई? क्या ये जो 80, मेरा सवाल यह है कि जो 80,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनका गाड़ी कमाई उस बैंक में, उनका हक नहीं बनता इन लोगों को इन लोगों का नाम जानना जिनकी वजह से वो मुसीबत में फंस गए हैं। जब एफआईआर लॉन्च होने के निर्देश हो चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और 15 लोगों पर डिफ़ॉल्टरों की संपत्ति सील करने के आदेश हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए अखबार की कटिंग है, बाकायदा अखबारों पे लिखा है। तो फिर इन लोगों के नाम उजागर करने में कैसी पर्दादारी है? क्या जो मैनेजमेंट है, बैंक मैनेजमेंट है, क्योंकि ये सारे डिफ़ॉल्टर जो है वो सोलन और उसके आसपास के हैं, जाहिर सी बात है 138 करोड़ का डिफ़ॉल्टर है, 499 लोगों में से 138 करोड़ वसूलना है। जाहिर सी बात है ये सब रसूखदार लोग होंगे, बड़े लोग होंगे। कोई 10,000, 5,000, 20,000 लोन वाला, लाख 2 लाख लोन वाला नहीं होगा। 138 करोड़ का मामला है। क्या उन रसूखदार लोगों की इज्जत पर दाग ना लगे इसलिए उनके नाम छुपाए जा रहे हैं? यूँ तो बाकी आप आम लोग देखिए, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर होगी, आपके खिलाफ कोई एफआईआर होने का आदेश होता है, तुरंत उनके नाम जाहिर हो जाते हैं। एफआईआर हुई है नहीं हुई है ये भी क्लियर नहीं, क्योंकि आदेश हुए तो 3-4 दिन हो चुके हैं। और संपत्ति कुर्क का जैसे मैंने कहा कि आदेश हो चुके हैं, सील करने के आदेश हो चुके हैं संपत्तियों को, इनके नाम क्यों नहीं बता रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि जो मैनेजमेंट है वो इन रसूखदार लोगों के नाम पर किसी तरह की छींटे नहीं पड़ने देना चाहती। जो भी है इन्हें मौका दिया जा रहा है कि चुपचाप आप बैकडोर में ही चीज़ों को सेटल कर लो। लगता तो ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो खुल के आइए। बैंक को अगर अपनी स्थिति साफ करनी है, जैसे बैंक लोगों से आग्रह कर रहा है कि हम पे विश्वास रखिए, कैसे विश्वास रखें? अगर आपको ग्राहकों का विश्वास जीतना है तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बता रहे हैं कि इतने लोगों पे ये कार्रवाई हुई, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी बता दीजिए कि इन लोगों पे ये कार्रवाई हुई है, ताकि लोगों का विश्वास आप पर जगे। मैं अगर बघाट बैंक में मेरा पैसा होता, मैं तब तक विश्वास न करता बैंक पे की बात पर जब तक ये नाम न लें कि इन पे कार्रवाई हुई। एक बार आप नाम लीजिए कि इस पे कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये हो रही है।
आप हवाई बातें कर रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं, इतने लोगों पे ये हो गया, इतने लोगों पे ये हो रहा है। नंबर तो किसी का भी हो सकता है। कहाँ कार्रवाई हो रही, किस पे कार्रवाई हो रही, ये तो बताइए। ये पर्दादारी किस चीज़ के, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्दे के पीछे ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात कि ये जो 80,000 धारक हैं, खाता धारक हैं, इनका हक बनता है ये जानना कि किन पर कार्रवाई हो रही है और कौन है वो डिफॉल्टर जिनकी वजह से इनको ये झेलना पड़ रहा है। हक है उस बाप को ये जानने का जिस बाप की बेटी या बेटे की शादी पे आंच आ गई है क्योंकि पैसा बैंक में फंसा, उसे हक है जानने का कि कौन है वो डिफॉल्टर जिसकी वजह से उसे झेलना पड़ा। हक है उस इंसान को जिसका इलाज नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। हक है उस बच्चे को जिसकी एडमिशन या जिसके जो भी आगे सपने थे उसको पूरा होने में आड़े आएगा ये कैप जो लगाई है आरबीआई ने। उन सब सवालों का जवाब कौन देगा, सवाल ये है। तो ये पर्दे के पीछे की राजनीति क्या हो रही है, ये थोड़े से सवाल खड़े करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके जो मैनेजमेंट में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है ना, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। बैंक है, बैंक को प्रोफेशनल लोग ही चलाएं। अगर सरकार को कोई अपॉइंटमेंट करनी भी है इनमें, तो मुझे लगता है प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। इन बैंकों की जो कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी देश में खासकर हमारे प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सबसे बड़ा जो इनकी समस्या है वो ये है कि जब भी सरकार बदलती है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है और ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स अपने लोगों को खुश करने के लिए बैंक के रूल्स तोड़ मोड़ कर बहुत सारे तरीके से मदद कराते हैं, लोन दिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बाद में वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स तो सरकार बदलने के साथ बदल जाते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता है बैंक को, भुगतना पड़ता है इन बैंकों के ग्राहकों को। इसलिए अदालतें, खास करके हाई कोर्ट, छोटी छोटी चीज़ों का संज्ञान ले लेते हैं। मुझे लगता है इस मामले में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ये करेगी नहीं। हाई कोर्ट अगर हमारी जुडिशरी कोई संज्ञान ले ले इस चीज़ का और इस पर कुछ कर दे, तो मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे बैंक हैं ना, ये बच जाएंगे। वरना आने वाले टाइम में ना इन बैंकों पर लोगों का भरोसा वैसे ही कम, इन बैंकों पे क्या पूरे बैंकिंग सिस्टम पर ही भरोसा कम होता जा रहा है, क्योंकि देश में बहुत से बैंक ऐसे हैं जो डूब चुके हैं और कितने ही लोग आज भी धक्के खा रहे हैं अपने पैसों के लिए। कितने पिछले, अगर आप 15 साल का उठा के निकालिए तो मेरे ख्याल से 8 से 10 बैंक हैं जो बड़े बड़े बैंक जो डूब चुके हैं। जब उस सिस्टम में भरोसा नहीं लोगों का रहा, तो छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे अगर इस तरह की चीज़ें होती रही और इस तरह से ये बदनाम होते रहे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के हाथ में दी जाए। नमस्कार।